देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 4। चैप्टर का नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। देखिए बच्चों, जैसे वित्तीय संस्थाओं में जैसे बैंक वगैरह आता है, क्या आता है? बैंक आता है। जैसे हम देख चुके हैं कि मुद्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें साख यानी कि ऋण की जरूरत पड़ती है। आपको पैसा तभी मिल पाएगा जब भरोसा हो। हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति राज्य के वित्तीय संस्थाओं द्वारा संपन्न होती है। आज के आर्थिक जीवन में साख अथवा ऋण की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। आजकल लोन लेना, लोन से काम करना, आपको क्या लगता है ये जरूरत है कि मजबूरी है? मजबूरी हो गया है, लोन लेना ही पड़ता है। किसी भी आर्थिक क्रिया को संपन्न करने के लिए व्यक्ति विशेष चाहे कितना भी बड़ा साधन संपन्न क्यों न हो, उपलब्ध साधनों के माध्यम से औद्योगिक व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। स्वाभाविक रूप से ऐसे वित्तीय प्रबंधन के लिए उसे सरकारी अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता है। यहां ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वित्तीय संस्थाएं या तो सरकारी स्वचालित होती है या लोगों के सहयोग से सहभागिता से स्थापित होती है, जिसे हम और सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए, जहां सरकार द्वारा स्थापित संपोषित बैंकिंग संस्था या ऋण उपलब्ध कराता है, वही अर्ध सरकारी संस्थाओं में सहकारिता के आधार पर स्थापित संस्थाएं कृषि क्षेत्र में साख को उपलब्ध कराती है। बिहार के संदर्भ में बिस्कोमान जैसी सहकारिता संदर्भ ऐसी संस्था है जो खासकर कृषि क्षेत्र में साख या ऋण उपलब्ध कराती है। देश के अन्य राज्यों में भी इसी तर्ज पर सहकारिता की शीर्ष संस्था काम कर रही है। ऐसी संस्थाएं बैंकिंग के सहकारिता क्षेत्र की संस्थाएं कही जाती है। वर्तमान में बांग्लादेश में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की सफलता से प्रेरित होकर हमारे यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं, जिसे छोटे स्तर पर आपसी सहयोग के माध्यम से साख अथवा ऋण उपलब्धता गांव के गरीब किसान के लिए भी कराया जाए। लोन वगैरह मांगने के लिए दो प्रकार का संस्थाएं हैं, एक पूरा सरकारी, एक और सरकारी। जैसे जो छोटा छोटा जो संस्थाएं आती हैं, जैसे बिस्कुमान हो गया और भी जैसे स्वयं सहायता समूह हो गया, ये सब लोगों द्वारा चलता है। और सरकार द्वारा जैसे ये सब बड़ा बड़ा जो बैंक है, तो ये सब गवर्नमेंट चलाता है उसको। वित्तीय संस्थाएं क्या है? फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वित्तीय संस्थाएं मौद्रिक क्षेत्र में अपना देश अथवा राज्य की ऐसी संस्थाओं को कहते हैं जो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु साख और मुद्रा संबंधी कार्यों का संपादन करती है। जैसे कोई भी लोन देना रहता है, लेना रहता है, तो ये सब वित्तीय संस्थाएं करती हैं। वित्तीय संस्थान के द्वारा कृषि, उद्योग, व्यापार जैसे आर्थिक क्षेत्रों के लिए कार्यों के लिए मौद्रिक प्रबंधन किया जाता है। ये संस्थाएं समाज के आर्थिक विकास के लिए आवश्यकता के अनुरूप अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान करती है। किसी भी आर्थिक और व्यावसायिक कार्य के संपादन के लिए रुपया पैसा की आवश्यकता होती है। किसी उद्यमी के पास इतना अधिक साधन नहीं होता कि वह अपने बलबूते पर अपने व्यवसाय को चला सके। ऐसी परिस्थिति में वित्तीय संस्थाएं उनके लिए आवश्यक एवं मांग के अनुरूप साधन उपलब्ध कराती है। कोई भी व्यापारी हो, इतना पैसा नहीं रखा है कि वो पूरा सब कुछ चला सके, तो कहीं ना कहीं से उसको लोन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे वित्तीय संस्थाएं, समझ लीजिए कि बस पैसा जहां से उपलब्ध हो सके उसी को कहा जाता है वित्तीय संस्थाएं। जैसे आप लोगों के लिए अभी वित्तीय संस्थाएं होंगे, घर के गार्जियन, कुछ भी मांगना रहता है आप उन्हीं के पास जाते हो।
ऐसी संस्थाओं को वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। ये वित्तीय संस्थाएं राज्य संपोषित होती है। देश का एक केंद्रीय बैंक जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं कि निर्देश के अंतर्गत एक निश्चित मापदंड पर काम करती है। पूरा जो देश का बैंक है उस सब बैंक का देख रेख जो करता है वो आरबीआई करता है। आरबीआई चाहे तो किसी बैंक में रेड डाल सकता है, पता कर सकता है कि यहाँ क्या स्थिति चल रहा है। सरकारी वित्तीय संस्थाएं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये सब सरकारी वित्तीय संस्थाएं हैं। अर्ध सरकारी क्या है? जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा, हर जगह कहीं ना कहीं ग्रामीण बैंक होगा तो उसको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक, ये सबको कहा जाता है अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं। और सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं छोटे पैमाने पर गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयंसेवी सहायता के माध्यम से कम अथवा साख पर ऋण उपलब्ध करने वाली संस्था को सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। स्वयं सहायता समूह जो है सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं हैं। वो लोग क्या करते हैं? ऋण उपलब्ध करा देते हैं। वित्तीय संस्थाओं के प्रकार, वित्तीय संस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, राष्ट्र वित्तीय संस्थाएं, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। राष्ट्र वित्तीय संस्थाएं क्या है? ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए वित्तीय और साख निधियों का निर्धारण करती है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। इसके दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। इंडियन मनी मार्केट, इंडियन कैपिटल मार्केट। वो हर्षद मेहता का सुने होंगे नाम। हर्षद मेहता जो घोटाला किए थे मनी मार्केट से किए थे, पूरा मुद्रा मार्केट से किए थे। वो सोच रहे थे कि स्टॉक में बहुत ज्यादा पैसा है। वो आदमी क्या किया ना, घुसते चला गया अंदर। जैसे जैसे अंदर जा रहा था उसको पता चल रहा था कि नहीं नहीं, असली खेल तो और दूसरे चल रहा है। हम लोग को लगता है कभी कभी किसी क्षेत्र में कि ये इतना में ही सीमित है, बाद में पता चलता है कि नहीं, एक बहुत बड़ा ये स्कैंडल जैसा चलता है, एक पूरा सिंडिकेट है इन लोगों का कि एक चला रहा है इसको। नॉर्मल चीज नहीं समझो इसको, किसी भी कोई भी जो को चल रहा है संस्था, तो एक समझ लो कि पूरा तरह से सिंडिकेट जैसा चल रहा है। जैसे मेडिकल लाइन का जो संस्था है वो एक तरह से सब सिंडिकेट है इन लोगों का, पूरा सब एक ही कैटेगरी का है। ये जो पॉलिटिक्स में करता है ये लोग, क्या लगता है ये लोग लड़ रहा है, दिखावा के लिए लड़ता है खाली, पीछे जाके बिरयानी खाता है सब बैठ के में। तो ये सब का सिंडिकेट चल रहा है। नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ, उसमें तख्ता पलट क्या हुआ? नेपाल में पिछले 14 वर्षों से, 14 नहीं करीब 24 वर्षों से 3 गो खाली हो जाकर राजा बनता था और तीनों एक दूसरे को गाली देता रहता था और घुमा फिरा करके वही लोग राजा बनता था। जैसे अपने बिहार में चले जाओ, अभी तीसरा पार्टी आया तो दो ही गोल में बस यह काम चलता रहता है, नीतीश में और लालू में। अब तीसरा में पी के घुस गए, प्रशांत किशोर घुस गए। तो ये लोग होता क्या है, या तो वो बनेगा ना तो ये बनेंगे, ये घोटाला करेंगे, वो बनेंगे, वो घोटाला करेंगे। दो लोग ऑप्शन में है, दो लोग में से कोई जीतता है। अभी केरल जैसा राज्य जो है और भी कोई राज्य है, वहां पे कोई नेता मनमानी करता नहीं है, क्योंकि वहां का जनता इतना जागरूक है तो मनमानी करेगा तो अगले साल उसको हटा देगा। डर बना रहना चाहिए गवर्नमेंट में कि अगर हम काम ना करें तो जनता क्या कर सकता है, हमको निगलेक्ट कर सकता है। अभी भारत में मोदी जी तीसरा टर्म मार दिए, ये सही भी है गलत भी है। गलत इसलिए है कि एक ही आदमी को इतना दिन तक नहीं रहना चाहिए था, लेकिन दूसरा गलती क्या है कि दूसरा कोई है ये नहीं है। राहुल गांधी को तो बना नहीं सकता है कोई जल्दी, तो दूसरा कोई बढ़िया आए तब तो करा के वोट देंगे आदमी। तो कोई है ये नहीं है तो चलो वोट दो इनको, काम खत्म करो। ये बतिया है। अगर यही 5-6 गो पार्टी रहता तो दिक्कत होता इन लोगों को जीतने में कुछ भी। भारतीय राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं में 2 गो हुआ, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। खड़ा हो जी, पढ़ो जहां से पढ़ा रहे हैं।
तुम्हें क्या कह रहे हैं? डिसू नाम है, पढ़। कस के पढ़। देखो, इसको पढ़ोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। कम समय के लिए जहां पर व्यवस्था किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है, उसको भारतीय मुद्रा बाजार, और अधिक समय के लिए जब किया जाता है तो भारतीय पूंजी बाजार कहा जाता है। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली तीन प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था के रूप में कार्यशीलित है। जैसे केंद्रीय बैंक, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक है। यह देश की शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में बैंकिंग, वित्तीय, आर्थिक क्रियादशाओं का दिशा निर्देश एवं संचालन में सहयोग देती है। अपने देश में आरबीआई है। आरबीआई क्या करता है कि हर कुछ का नियम का पालन यही करवाता है। दूसरा है वाणिज्य बैंक। देश में अनेक वाणिज्य बैंकों द्वारा बैंकिंग, वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। अधिकतर वाणिज्य बैंक सीधे नियंत्रण में काम करती है, जिसे राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक कहते हैं। अन्य भी ऐसे वाणिज्य बैंक है जो निजी क्षेत्र की वाणिज्य बैंक कही जाती है, जिसे बैंक के नाम के अंतर्गत में लिमिटेड जुड़ा होता है, निजी क्षेत्र के बैंक होती हैं। सहकारी बैंक, सहकारिता के क्षेत्र में आपसी सहयोग सद्भावना के आधार पर अनेक वित्तीय संस्थाएं कार्यशील है। सहकारी बैंक अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यद्यपि यह बैंक केंद्रीय बैंक आरबीआई के निर्देश पर काम करती है, परंतु इसकी व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। उपयुक्त वित्तीय संस्थाओं के द्वारा भारत के उद्योगकर्ता एवं कृषि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसके कारण बहुत सारे औद्योगिक घरानों का विकास हुआ। खासकर बड़े बड़े उद्योग इसके प्रमुख उदाहरण हैं। कृषक भी वित्तीय संस्थानों से लाभान्वित होते रहते हैं। इनके द्वारा उद्योगों का विकास किया जाता है। अब आता है भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय पूंजी बाजार दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराती है। दीर्घकालीन पूंजी की मांग बड़े बड़े उद्योग घरानों एवं सार्वजनिक कार्य निर्माण कार्यों के लिए होता है। इसका वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। अब मान लो छोटा मोटा साल डेढ़ साल के लिए कर्ज चाहिए, तो आपको भारतीय मुद्रा बाजार उपलब्ध कराएगा। अगर मान लीजिए कि 50 साल के लिए अब कर्ज चाहिए, तो मुद्रा बाजार नहीं इसलिए उपलब्ध कराएगा, अब पूंजी बाजार उपलब्ध कराएगा। अब बड़ा उद्योग लगाने चाहिएगा तो बैंक से लोन उठाइएगा। लोन उठाइएगा तो क्या उद्योग निकालते निकालते तो पैसा नहीं देने लगेगा। जो बड़ा काम होता है वो देर से इनकम देता है, लेकिन जब देने लगता है तो बहुत ज्यादा इनकम देता है। तो पूंजी बाजार जो होता है वो दीर्घकालीन के लिए है। भारतीय पूंजी बाजार मुख्यतः दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराती है। जैसे कहाँ कहाँ? प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थान, गैर वित्त कंपनियां। प्रतिभूति बाजार, प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, भारतीय पूंजी बाजार मूलतः 4 वित्तीय संस्थाओं पर आधारित है, जिसके चलते राष्ट्रीय सार्वजनिक विकास जैसे सड़क, रेलवे, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, विद्युत उत्पादन संयंत्र, बड़े बड़े निजी एवं सार्वजनिक उद्योग संचालित किए जाते हैं। फलस्वरूप राष्ट्र के निर्माण में वित्तीय संस्थाओं का काफी योगदान रहा है। वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का मेरुदंड माना जाता है। देश के आर्थिक विकास के लिए सुसंगठित वित्तीय संस्थाओं का होना अति आवश्यक है। यह संतोष की बात है कि भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में सुसंगठित पूंजी बाजार है, जिसके माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। भारत का यह पूंजी बाजार इतना दृढ़ है कि वर्तमान में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का जो दौर चल रहा है उसमें विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा कम प्रभावित हुआ है। मुंबई के जिस स्थान पर इसका पूंजी प्रधान का क्षेत्र है उसे दलाल स्ट्रीट कहते हैं। बिहार में अब तक स्वस्थ वित्तीय संस्थाओं का संगठन नहीं हो चुका है, जिसके कारण यहाँ का औद्योगिक विकास स्थिर रहा है। बिहार के लोगों द्वारा जितने पैसे वाणिज्य बैंकों में जमा किया जाता है उसका कम ही प्रतिशत यहाँ कृषि और उद्योग क्षेत्र में बैंकों द्वारा ऋण के रूप में दिया जाता है। इस तरह वित्तीय संस्थाओं के अभाव में के कारण बिहार का आर्थिक विकास तेजी से नहीं हो सका है। विगत कुछ वर्षों में बिहार सरकार के अनवरत प्रयास एवं अब से कृषि उद्योग क्षेत्र में बैंकों के विनियोग की सीमा बढ़ाई गई है, परंतु अभी भी यहाँ आर्थिक विकास की आवश्यकता जनहित की अपेक्षा से बहुत कम है।
इसमें दो तीन को ऑब्जेक्टिव मिला कि भारत का जो वित्तीय पूंजी बाजार है वो मुंबई में है, दलाल स्ट्रीट में। बिहार में अभी तक कोई ऐसा स्वस्थ बाजार नहीं है। अब यहाँ का ये गड़बड़ है ना कि यहाँ के एमपी, यहाँ के नेता इतना बेकार बेकार है, इतना आलसी है, कुछ चारों आलसियों से भी खतरनाक आलसी है। आपको पता है विधायक फंड से फंड आता है हमेशा कि आप इतना पैसा मिला, आप अपने क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। इस ससुरा 1 रुपया खर्चा नहीं करता है उसमें का। तो वो लोग खर्चा नहीं करता है तो पैसा खा जाता है? नहीं, वो पैसा ऐसा है कि खर्चा कीजिएगा तभी मिलेगा, काम नहीं कराइएगा तो कुछ नहीं निकलेगा, वो वापस हो जाएगा वो। ये लोग कराता ही नहीं है। सांसद के पास पैसा आता है, विधायक के पास पैसा आता है कि इतना करोड़ रुपया मिल गया, इतने करोड़ से आप अपने क्षेत्र में देख लीजिए क्या कराना है। ये लोग नहीं कराता है, बैठा रहता है सब। 40 गो यहां से लोकसभा का अध्यक्ष चुन के जाता है बिहार से, 40 गो। ये लोग कुछ नहीं कराता है। विधायक असही चुन के जाता है हर क्षेत्र से। 243 को विधायक है पूरे बिहार में, तो विधायक से भी फंड आता है केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार क्या करेगा पैसा? अरे पापा कमाते हैं तो लड़कों ने खाते न कमा रहे हैं, तो सही केंद्र सरकार के पास जो भी फंड है वो क्या करेगा? राज्य को ना लगाएगा, लेकिन राज्य का आदमी बैठा रहेगा। अब घरे आपका पैसा बहुत है, आप पढ़वे नहीं कीजिएगा तो आप पैसा पापा लेके पढ़ैया का पैसा आपको 80 दे देंगे कि लो उड़ा जाओ, पढ़िएगा तबे ना देंगे। नहीं पढ़िएगा तो छोड़ दिए, जो मत पढ़ा रहियो सही। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं, हम जानते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। 87% जनसंख्या गांवों में निवास करती है और 75% लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं उससे संबंधित लघु कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं। यहाँ के अधिकांश किसान छोटे या सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं। छोटे सीमांत किसान की श्रेणी। हम लोग के पास खेत उतना बड़ा बड़ा नहीं है। अरे पेट जियाने भर खेत है। अभी इतना बात होता है कि किसी का अगर 5 बीघा खेत हो, खूब अपने को बाहुबली समझता है, हमारा 5 बीघा खेत बा। अरे कुछ नहीं खे, 5 बीघा खेत में तू उपजा के धान देख लो। अब बेचने पर ना 5 बीघा का कुछ पैसा मिल जाएगा। तुम धान गेहूं उपजा के देख लो कितना पैसा हो रहा है उससे। तुम बन के चौधरी बने फिर रहे हो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सीमांत किसान के श्रेणी में आते हैं। जमींदारी चलता है ना, जैसे 30-40 बीघा खेत है, तो आप कहिए कि हाँ कुछ है। 2-4-5 बीघा लेके एकदम हमरा से धनी गांव भर में कोई नहीं खे, तोरा से बेवकूफो कोई नहीं खे। ठीक है तो बढ़िया है, लेकिन ये मत सोचो कि उससे तुम, हम कह रहे हैं कि एगो बढ़िया कारो खरीद लोगे खेती कर करके, नहीं खरीदाएगा। वो जो करता होगा वो जानता होगा कि 5 बीघा खेती करके वो कार खरीद लेगा, पॉसिबल नहीं है। मरेगा नहीं खिला बिना। मिडिल क्लास का हम बताए थे ना एग्जाम्पल क्या होता है। मिडिल क्लास का एग्जाम्पल यही है कि खैला बिना मिडिल क्लास मरता नहीं है, और स्प्लेंडर खरीदने का एगो पैसा नहीं है। बात समझ में है ना? अब वो सोचेगा कि एगो स्प्लेंडर खरीद ले, उतना पैसा नहीं है, और खैला बिना आदमी मरता भी नहीं है। काहे कि चौरा हो जाला ना, मार भात खाइए ले में, गेहूं होइए गई बा, खेसारी ललकाना गईबे करते हैं, नून रोटी खाएंगे। खो फसल कृषि हम संबंधित उद्योगों में खुद अपेक्षित निवेश नहीं कर पाते। राज्य में 2 प्रकार के जबराव। अच्छा, गांवों में अगर जाइएगा तो 2 प्रकार का संस्था से पैसा मिलता है। केकरा से मिलता है? गैर संस्थागत और संस्थागत। गैर संस्थागत में कौन आते हैं? महाजन, सेठ साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार एवं अन्य। संस्थागत में कौन आता है? सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड एवं अन्य, है ना। वो पैसा क्या करता है? ब्याज पे देता है। दूसरा पैसा कहां से मांगता है आदमी? सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, व्यवसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,
गांव में सबसे आसान पैसा मांगने का तरीका है महाजन लोग, क्योंकि महाजनों से कर्ज लेना सहज एवं सरल है, एकदम आराम से लोग पैसा देता है, लीजिए, फिर पैसा का वसूली करता है। ऐसे महाजन सेठ साहूकार ग्रामीणों को उत्पादन एवं उपयोग संबंधी कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। ऋण का देने का आधार व्यक्तिगत रूप से अमानत के रूप में उनका जमीन, जेवरात, अन्य कीमती साधनों को गिरवी रख लेते हैं। यदि समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो अमानत रूप में स्वरूप में रखा गया सामान गला दिया जाता है अथवा बेच दिया जाता है। अमानत के बदले ऋण के लिए गए ब्याज की दर सरकारी ब्याज दर से काफी कम होती है। यदि अदायगी समय पर न किया गया तो यह ऋण अदायगी काफी कष्टकारी हो जाता है। कभी भी अगल बगल से ऋण पे पैसा लेना समझ लो कि सबसे बड़ा मूर्खता है। दूसरा चीज, अगर पैसा ले रहा है कोई तो उसका एकदम होना चाहिए क्लियर कट कि 1 महीना के लिए ले रहे हैं और 1 महीना में कसों ही पैसा वापस करेंगे, न तो ब्याज इतना बढ़ता है उसका, महीना पे ब्याज बढ़ता है। 3% लिया, 3%, तो 1 महीना का 3%, मतलब 1 लाख का 3,000, वो 1 लाख रुपया अगले महीना 3,000 हो गया, फिर अगला महीना 3,000 हो गया, यानी कि साल में कितना हो गया वो 36,000। कहीं 3 साल रख लिए पैसा वो, तो 1 लाखवा का 1 लाख ब्याज खाली हो गया। बैंक जो देता है वो परसेंटेज, मान लो कि 10% लिया है, बैंक जो दिया वो 10% आपसे ब्याज लिया, तो साल भर में 10% लिया, यानी कि 1 लाख का 10,000 रुपया लिया साल भर का। ये लोग कितना दिन का लेता है, 1 महीना का 3%, यानी कि साल का 36% हो गया। इतना तेज ब्याज होता ही लोग का। तो कभी भी कोशिश करना है कि कभी लाइफ में कर्ज नहीं मांगेंगे, मांगो करेंगे तो सटीक एग्जाम्पल रखेंगे कि तुरंत वापस करेंगे 1 महीने के अंदर। अब इतना इमरजेंसी पड़ गया, पैसा आने वाला है तो चलो ले लेते हैं, ले करके 3,000 चलो घाटे में सहेंगे, लेके वापस कर देंगे। तो ये लोग का होता है गैर संस्थागत। महाजन वाला सूद बड़ी खतरनाक होता है, अगर उस सूद के चक्कर में पड़ गया कोई तो समझ लो कि बर्बाद होने वाला है। एक बात और जान जाओ बच्चों, पैसा लेने का भी आदत बन जाता है। कर्ज लेने वाला बार बार कर्ज ले लेता है, फिर क्योंकि मांगने का क्या पड़ गया है उसको आदत, बड़ी भारी पड़ता है ये। 1 रोटी कम खा लेंगे लेकिन कोशिश करेंगे कि कर्ज न लें, वो सही है क्योंकि महंगा पड़ रहा है ना जी। अब कुछ जुड़वाइए दिए, अगर 3% भी दिया तो 10,000 का 300 रुपया हो गया महीने का, वो तनकी पैसा है 300, 3 महीना में 1,000 रुपया हो गया वो। वही अगर ये बैंक वगैरह दे देता है तो बैंक वगैरह देता नहीं है जल्दी, दिक्कत होता है। तो थोड़ा सा क्या करना है, आवश्यकता अपना कम रखना है। अभी देखे हैं हम, बहुत लोग क्या करते हैं, जमीन खरीदने के लिए कर्ज पे पैसा ले लेते हैं। जमीन खरीदने के लिए पैसा ले लिए सूद पे, ठीक है, ले तो लिए जमीन, आप उस सूदवा किसे भराई, सोचने वाला बात है ना। क्या जरूरत था उतना करने का, फिर बाद में पता चला कि जमीनिया बेच के सूद भरता नहीं, अब हो गई हो गई, लब लब क्या करेगा उतना। संस्थागत वित्तीय स्रोत, सहकारी बैंक, इसी चक्कर में जानते हो क्या होता है, थोड़ा जो मिडिल क्लास का आदमी होता है और पिसता चला जाता है, और धीरे 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 वो कर्जे भरेगा। अब ऐसा होता है। अब कितना लोग ये EMI पे ले लिया, वो 16 प्रो मैक्स आया है कि 17 प्रो मैक्स आया है, ले तो लिया EMI पे एकदम। अब EMI तो भरना पड़ेगा ना, अब भरते रहिए। संस्थागत वित्तीय स्रोत में सहकारी बैंक आता है। जैसे गांव में प्राथमिक सहकारी समितियां, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य स्तर पर सहकारी राज्य सहकारी बैंक। चुप बिहार के किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन सुविधा उपलब्ध होती है। देश में, राज्य में 25 सहकारी बैंक, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर 1 सहकारी बैंक है। प्राथमिक सहकारी समितियां, अब पैक्स का नाम सुने होंगे। पैक्स 16 में क्या होता है, पैक्स 16 में खरीद बिक्री हो जाता है, अनाज अनाज का खरीद बिक्री हो जाता है, खाद आता है। आपको बता दे रहे हैं, जैसे
ऐसा सरकारी बहुत सारा लाभ है जिसको अभी तक कोई यूज नहीं कर पाया है। क्यों? चोरवन के कारण। खाद आता है बहुत ज्यादा कि इस रेट में सरकार को किसान को बेचना है, इस सब ब्लैक कर देता है उधर। हम कह ये रहे थे कि आंगनबाड़ी में जो चॉकलेट आता है वो बुढ़ा आदमी खा जाता है, तो वो क्या है? घोटाले ना एक तरह से। धान की खरीद बिक्री होता है ना, तो धान ऊंच रेट पे खरीदा जाता है, पैक्स में हाई रेट पे खरीदने का सरकार खरीदता है उसको। वो लोग 10 को ऑब्जेक्शन लगेगा कि धन में नहीं खरीदेगा। खरीदेगा किससे? उससे खरीदेगा, किसी को दबा करके खरीदेगा, मतलब अपने संगी संबंधियों का खरीद लेगा। आपका पैक्स में नाम है, आपका नहीं खरीदाया, दूसरे का खरीदा गया। इसकी स्थापना कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋणों की पूर्ति के लिए की गई है। एक गांव के क्षेत्र में कोई भी कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर के इस समिति निर्माण कर सकते हैं। ये समितियां प्राथमिक कृषि साख समितियां का निर्माण कहलाती है। यह उत्पादकों के कार्य के लिए अल्पकालीन ऋण देती है, परंतु विशेष स्थिति में इस अवधि में 3 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। राज्य की 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक प्रारूप में बिहार में 6,842 प्राथमिक सहकारी समितियां कार्यरत है। अगला आता है भूमि विकास बैंक। बिहार राज्य में किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए भूमि बंधक बैंक खोला गया, जिसमें भूमि विकास बैंक कहा गया। यह किसानों को भूमि को बंधक रखकर कृषि में अस्थायी सुधार विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान कराता है। ट्रैक्टर, पावर टिलर, पंपिंग सेट, मकान बनाने एवं पुराने ऋणों का भुगतान कृषि में अस्थायी सुधार के लिए 15 से 20 वर्षों तक ऋण भूमि विकास बैंक द्वारा प्राप्त होता है। प्राथमिक इकाई को सहकारी कृषि ग्रामीण बैंक कहते हैं। राज्य के स्तर पर बिहार राज्य भूमि विकास बैंक कार्यरत है, जिसे राज्य सरकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक भी कहा जाता है। व्यावसायिक बैंक क्या है? देश में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति 1968 के बाद, उनका राष्ट्रीयकरण 1969 के बाद व्यावसायिक बैंक अधिक मात्रा में किसानों को ऋण प्रदान करने लगे। बिहार राज्य में बैंकों की संख्या एवं उनकी शाखाओं का विस्तार हुआ है। उनके द्वारा कृषि क्षेत्र को दिए गए साख ऋण का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है। यद्यपि राज्य में व्यावसायिक बैंकों का द्वारा किसान को साख प्रदान किया जा रहा है, लेकिन जरूरत के अनुकूल नहीं है। 2000 में लक्ष्य मात्र 44% कृषि साख प्रदान किया गया। बिहार में अनुमानित 700 करोड़ रुपए से भी अधिक कृषि साख की जरूरत है, जबकि उपलब्ध मात्रा केवल 548 करोड़ की ही हुई है। अब आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सीमांत एवं छोटे किसान, कारीगरों तथा अन्य कमजोर वर्गों को जरूरतों को पूरा करने के लिए के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया। बिहार राज्य में एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उसी वर्ष स्थापित किया गया। देश में भी 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है। स्रोत: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 में सुधार हेतु कार्यकारी रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा। ऊपर के सारणी में आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो शाख उपलब्ध प्रदान करा रहे हैं उसमें वृद्धि हो रही है, फिर भी छोटे किसान सीमांत किसानों को पूरा करने के लिए सफल नहीं हुए हैं। अगला आता है नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड में कृषि ग्रामीण विकास के लिए पुनरावृत्ति प्रदान करने वाली शिखर संस्था है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्त की सुविधा उपलब्ध कराता है, जो पुनः किसानों को इस सुविधा प्रदान करते हैं। बिहार राज्य में नाबार्ड ने 1998 से 99 से 2000 से 2001 के बीच 539 करोड़ रुपए का पुनर्वित्त सहायता प्रदान किया, जिसमें 1998-99 में 172 करोड़ 30 लाख रुपए एवं 99 से 2000 में 175 करोड़ 90 लाख रुपए तथा 2001 से 191 करोड़ 7 लाख रुपए दिए गए। इसके अतिरिक्त बिहार में किसानों को सरकार के द्वारा भी कुछ परिस्थितियां जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, प्राकृतिक आपदा के बाद साख की सुविधा उपलब्ध कराना प्रदान की जाती है। अभी राज्य के सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा छोटे गरीब तबके के लोगों को छोटे पैमाने पर
साख की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जो बहुत तेजी से बिहार में फल फूल रहा है। व्यावसायिक बैंकों का कार्य, व्यावसायिक बैंकों का बहुत सारा कार्य भी है, जैसे जमा राशि स्वीकार करना, बैंक में ले जाइए पैसा जमा करने के लिए, तुरंत वापस ले लेगा वो, तो सबसे पहला काम है उसका जमा राशि स्वीकार करना। दूसरा काम क्या है, हाँ, जमा राशि दो प्रकार से स्वीकार करता है, अस्थाई जमा। अस्थाई जमा मतलब अस्थाई में खाते रूप से एक निश्चित अवधि के लिए 1 वर्ष से अधिक के लिए जमा किया जाता है, मतलब लेके जमा कर दिए, अब वो साल भर से इन्हें पैसा निकलेगा नहीं, 2 साल से इधर नहीं निकलेगा, वो अस्थाई जमा कहा जाता है। एक होता है चालू जमा, आज जमा कीजिए, सांझे के निकाल लीजिए। जैसे बस उसको में पैसा डालिए निकालिए, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तीसरा होता है संचयी जमा। संचयी जमा में एक लिमिट तक जमा करता है, जैसे LIC होता है। LIC में क्या होता है कि कंपनी जमा कराता है पैसा आपसे कि इतना जमा करने के बाद आपको इतना रिटर्न देंगे इतना साल में। अभी जैसे SIP है, FDI है, तो ये सब क्या करता है, पूरा तरह से पैसा आपको इतना दिन के लिए जमा कराएगा कि 30 वर्ष के लिए पैसा जमा कर दीजिए, 10 वर्ष के लिए इतना पैसा जमा कर दीजिए, आपको इतना पैसा वापस हम देंगे लास्ट में। वो होता है संचयी जमा। आवर्ती जमा क्या है, नहीं, वो संचयी जमा, आवर्ती जमा ये कहलाता है कि 6 साल के लिए 7 साल के जमा कीजिए, उसके बाद पैसा मिलेगा। संचयी जमा क्या है कि आप जमा कितनों कर सकते हैं, लेकिन निकालने का लिमिट रहेगा, उसको कहा जाता है संचयी जमा। व्यवसायिक बैंकों का सबसे पहला काम है पैसा लेना, पैसा से जमा करा लेगा। दूसरा काम है ऋण प्रदान करना। ऋण प्रदान करना मतलब पैसा आपको चाहिए तो बैंक ही देगा। जैसे अब ऋण कैसे देता है, अभी चाहिए तो आप अल्पकालिक ऋण, कुछ दिन के लिए ऋण देगा बस। दूसरा होता है नगद साख। इस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को ऋण पत्र, व्यापारिक माल एवं स्वीकृति की प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देते हैं। तीसरा होता है अधिक वर्ष। जब कोई व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को उसके खाता में जमा रखी से अधिक रकम निकालने की सुविधा देता है, उस अधिक वर्ष सुविधा कहते हैं। मतलब क्या है कि आपके खाता में पैसा है कम, आपको ज्यादा निकालने का भी सुविधा दे दिया है बैंक कि आप इतना पैसा ज्यादा निकाल सकते हैं, तो इसको कहा जाता है अधिक विकर्ष, कि आप ज्यादा पैसा निकाल सकते, उस पर बहुत अच्छा खासा वो सूद लेता है। चौथा काम है विनिमय बिलों का भुगतान, जिससे रिचार्ज आदमी कर लेता है, बिजली बिल जमा कर लेता है, तो बैंक ही क्या करते हैं, पैसा किसी को जमा कर देते हैं, भुगतान कर देते हैं। ऋण एवं अग्रिम, एक ऋण पूर्व निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है, उसे ऋण अग्रिम कहते हैं। इस प्रकार के ऋण के लिए बैंक उचित जमानत लेता है। तीसरा काम करता क्या है, दो काम हो गया उसका, पहला पैसा जमा करा लेता है, दूसरा पैसा दे सकता है। तीसरा काम सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, जैसे यात्री चेक एवं साख प्रमाण पत्र जारी करना। यात्री चेक पढ़े थे आप, कोई यात्री कहीं घूमने जाता है तो यात्री चेक मिल जाता है उसको। लॉकर की सुविधा देता है बैंक, जो है आपको सामान कुछ रखना है उसमें तो सेफ्टी के लिए लॉकर की सुविधा देता है, उसके लिए पैसा लेता है। ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड दे देता है कि लीजिए पैसा निकालते रहिएगा, डालते रहिएगा। और कुछ बैंक आपका क्रेडिट स्कोर भी देखता है कि आदमी कैसा है, साख निर्धारित कर देता है। चौथा काम करता है एजेंसी संबंधी कार्य, एजेंट का काम करता है, जैसे चेक एवं बैंक ड्राफ्ट का संकलन, ब्याज लाभांश का संकलन, ब्याज ऋण की किस्त, बीमे की किस्त का भुगतान, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, ड्राफ्ट एवं डाक द्वारा कोष हस्तांतरित आदि क्रियाएं करती रहती हैं। 4 गो कार्य हुआ बैंक का, जमा राशि स्वीकार करना, पैसा निकालना, पैसा जमा कराना। तीसरा कार्य सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, जैसे यात्री चेक देना, लॉकर की सुविधा देना, ATM कार्ड निकाल देना। और एजेंसी संबंधी कार्य, जो काम एजेंट लोग करते हैं वो बैंक भी कभी कभी करने लगता है। अगला आता है सहकारिता। पिछली शताब्दियों के प्रारंभ से विश्व में निर्बल एवं निर्धन वर्ग के लिए उत्थान के लिए सहकारिता का प्रचार प्रसार आरंभ हुआ।
सहकारिता जो शब्द है ये मिलजुल करके काम करने पर आधारित प्रश्न है। जैसे जब बहुत लोग मिलजुल करके कार्य करें, विपन्न शक्तिहीन एक दूसरे के साथ मिलकर व्यापारिक सहयोग से ऐसे भौतिक लाभ सुख प्राप्त कर जा सके जो धनी शक्ति संपन्न व्यक्तियों को उपलब्ध हो और उनका नैतिक विकास हो। सहकारिता के द्वारा उच्च एवं अधिक समुन्नत स्तर पर वास्तविक सिद्धि की आशा की जाती है, जिसमें श्रेष्ठतम कृषि समृद्ध जीवन संभव हो सके। अतः इस सिद्धांत सबके लिए और सबके प्रत्येक के लिए, सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सबके लिए है। इसके 3 आधारभूत संदर्भ हैं, सिद्धांत हैं। एक तो यहाँ की सदस्यता स्वैच्छिक होती है, मतलब जरूरी नहीं है कि किसी को जोर जबरदस्ती करके लाया जाए। उसमें सहकारिता में अपने से कोई भी इसमें भाग ले सकता है। भारत में सहकारिता का विकास, भारत में पिछली शताब्दी के प्रारंभ में निर्धन एवं कमजोर वर्गों के लिए उत्थान के लिए किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकारी समितियों की स्थापना पर जोर दिया जाने लगा। इसके लिए 1904 में एक सहकारिता साख समिति विधान पारित हुआ, जिसके अनुसार गांव या नगर में कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकते हैं। 1904 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित होने वाली सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली में सुधार लाने एवं इसके विस्तृत रूप देने के लिए 1912 में एक अधिनियम बनाया गया। नए अधिनियम के अंतर्गत अतिरिक्त ऋण के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए सहकारी समितियां स्थापित करने, प्राथमिक समितियों की देखभाल के लिए केंद्रीय संगठनों की स्थापना की व्यवस्था की गई। पुनः इसकी प्रगति एवं समीक्षा एवं भावी विकास की रूपरेखा निर्धारित करने के उद्देश्य से 1914 में मैकलेगन समिति नियुक्त की गई। 1919 के राजनीतिक सुधारों के अनुसार सहकारिता प्रांतीय सरकारों के हस्तांतरित विषय बन गई, अतएव इसके संचालन का भार अब राज्य सरकारों के हाथ में आ गया। 1929 की आर्थिक मंदी ने इसके विकास पर विराम लगा दिया, लेकिन 1935 में हमारे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसके अंतर्गत एक कृषि शाख विभाग का गठन किया गया और कृषि विकास के लिए आर्थिक विकास सहायता प्रदान करना महत्वपूर्ण सुझाव भी प्रदान करने थे। सहकारिता समितियों के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति सहकारी बैंक द्वारा होता है, जो देश में 3 स्तर पर कार्य करते हैं, जिसे बॉक्स में दर्शाया गया है। कौन कौन सा? प्राथमिक सहकारी समितियां, राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी वित्तीय। राज्य में विकास की भूमिका। बिहार एक भारत का पिछड़ा राज्य है। एकीकृत बिहार के समय आर्थिक संसाधन अत्यधिक थे, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो यह सारी संपदा बिहार से अलग हो गई। वह सारा भूखंड जहां प्राकृतिक संपदाएं केंद्रित थी, राज्य के बंटवारे के बाद झारखंड के पास चला गया और हम लोग के पास केवल खेती के लिए जमीन रह गया, जिस पर कुल जनसंख्या का 80% आबादी निर्भर करती है। यहाँ खेती भी जो है मानसून पर आधारित है। खेती के निवेश में एक जुआ के समान माना जाता है। बिहार वासियों के लिए जीविका का खेती ही आधार है। आर्थिक तंगी के बावजूद भी बिहारी कृषक मजदूर पर धन लगाने के लिए विवश हैं। बिहार में विशेषकर धनकुट्टी, अगरबत्ती, बीड़ी निर्माण, जूता, ईंट बनाने के महत्वपूर्ण रोजगार सहकारिता के सहयोग से चलाई जा रही है। इसके लिए राज्य स्तर पर सहकारी बैंक ऋण मुहैया कराती है। इस सहकारी बैंक से रोजगार में बढ़ावा ग्रामीण स्तर पर काफी हद तक किया जा रहा है। जहां भी इस तरह का रोजगार चलाई जा रही है, वहां के जनता पर अनुकूल प्रभाव देखने को मिल रहा है। फलस्वरूप व्यक्ति की आय धीरे धीरे बढ़ रही है और लोगों का जीवन स्तर उठ रहा है। स्वयं सहायता समूह। पिछले खंड में हमने देखा कि हमारे देश के निर्धन परिवार ऋण के लिए अभी भी गैर संस्थागत स्रोतों पर निर्भर है। एक तो यह कारण है कि भारत के कुछ ग्रामीण बैंकों में बैंक की सुविधा अभी नहीं है। दूसरी ओर गैर संस्थागत ऋण जैसे महाजन, सेठ, साहूकार कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं। इस कारण बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये महाजन ब्याज की ऊंची दर रखते हैं।
लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते, निर्धन कर्जदारों को तंग करके उनका शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जब बैंक से पैसा लेना मुश्किल है, अभी क्यों मुश्किल है? वो लोग इतना ऑब्जेक्शन लगाता है सब, क्या आप कहिएगा कि छोड़ दो हम ऐसे ही ठीक है। बैंक से ऋण लेना चाहता ही नहीं है कोई जल्दी। क्यों? क्योंकि ये कागज दिखाओ, वो कागज दिखाओ, ऊपर से एक कर्मचारी आलसी लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं। लास्ट में कहते हैं लंच टाइम जाओ 1 घंटा बाद आना, फिर कहते हैं कि डिनर टाइम जाओ 1 घंटा बाद आना, फिर कहते हैं कि आई एम गो टू हाउस, टाइम खत्म, कल आना। कल लेकर जाओगे तो कहेंगे कि पैन कार्ड पे साइन थोड़ा सा बढ़िया नहीं गिला, दूसरा पैन कार्ड लेके आओ, आधार कार्ड लेके आओ, बैंक का खाता लाओ। 20 को मिला के इतना दौड़ाएगा सब, लास्ट में कहेगा कि भैया तुम अइजे रहो, हम जा रहे हैं घरे। हम जाता नहीं, जैसे रहेगा वैसे रह। देखिए स्वयंसेवी संस्था गठन कैसे हुआ था। भारत में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों की संगठित करके आय संबंधी गतिविधियों के संचालन के लिए 1980 के दशक में की गई। अभी भी चलता होगा, समूह सुने होंगे आप। वह समूह खाली कहता है आदमी को रहेगा, स्वयं सहायता हटा दिया। जैसे समूह में औरतों का समूह होता है, वो सब एक जगह जमा होती है, पैसा निकाला जाता है, फिर ओकरा में एगो सर जी आते हैं। हाँ, अब वो सर जी सब देखभाल करते हैं, पैसा वैसा मिलते हैं। उसमें एक बात हम देखे हैं, उसमें एक आदमी को कहोगे जोड़ो कि आदमी जोड़ लीजिए, वो आदमी नहीं जोड़ेगा। ज्यादातर किसको जोड़ता है? खाली औरत को जोड़ता है, क्योंकि जानता है कि भुलवाना किसको है। समूह में से पैसा लेना खतरनाक चीज है, वो भी हम सही बता रहे हैं। ले तो लोगे, उसके जाल में आदमी फंस जाता है, फिर ईएमआई बांध देता है वो कि अब कोई हर सप्ताह इतना पैसा देना है, नहीं तो महीना में देना है। उसमें होता क्या है? दूसरा चीज एक और बात बताते हैं, उनकर नामे है समूह, 10 गो मुंह है। जकर मुंह ना देखे ओकर मुंह दिखा देता है वो, नामे है ना, मुंह है। अरे समूह है, समूह है, सब कोई के मुंह है। हंसी का बात नहीं है, रियलिटी है। आप लोग को इसलिए बताया जाता है कि आप लोग समझो इस बात को। कर्ज तभी लेना चाहिए किसी से भी, देखो 2-3 गो चीज कभी नहीं करो। कर्ज लेकर के कभी मोबाइल मत खरीदो, कर्ज लेकर के कभी घर मत बनवाना, सूद उद के पैसा लेके कभी, क्योंकि घर जो होता है पैसा लेके बैठ जाता है, ये वापस नहीं देता है जल्दी। कर्ज लेके ऐसा काम कोई करना है कि जिससे पैसा निकल जाए, तब ना वापस करेंगे। ये नहीं कि कर्ज लेके छोला समोसा खा लिए जाके बाजार में। कर्ज का पैसा ले लिए अगर, गलती से भी खाने पीने के यूज में उसका यूज ना किया जाता है। ऐसा काम करेंगे ताकि पैसा वापस निकल आए। ये नहीं कि कर्ज का पैसा लेके अब बढ़िया वो कार खरीद लेनी, बाकी तनी मनी पैसा बचा रहे ओकरा में से ओकर तेल डाल देनी ओकरा में, ओकर पैसा कैसे वापस करबो? कारवा बेचबो करबो तो आधा में बेचाई। खाना खाने के लिए कभी कर्ज नहीं लेना चाहिए, कमा के खाओ, नहीं तो जितना जुड़ता है उतना। कर्ज लेके खाओगे तो दोगे किसे जी? खाने के बाद कहां से दोगे? तो ये कभी नहीं करना है, नहीं तो आप समझ लो कि गरीब नहीं, अपंग हो जाएगा आदमी। फिर अपंग समझ में आता है? देश छोड़ के भागना पड़ेगा नीरव मोदी जैसा। अरे बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल सब भाग गया, धीरू भाई अंबानी जैसा आदमी बैंक करप्ट हो गया। अंबानी के 2 गो लड़का था ना, 2 गो भाई था वो, एगो अनिल अंबानी, एगो मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी अभी भी चल रहे हैं, वो मोटे जो है ना, वो मुकेश अंबानी है। धीरू भाई वो जो अंबानी है बड़का, रिलायंस कंपनी उन्हीं का था, आज उनका कहीं नाम नहीं आता है, उड़ाने में लग गया ना वो।
ज्यादातर पैसा उड़ाने में लग गया, वो उड़ाने में लग गया तो उड़ गया। ये पैसा कहाँ खर्चा किया, अभी भी बिजनेस पे कर रहा है। अभी जियो लॉन्च किया, उड़ाने में नहीं लगा, ये कमाने में लग गया। आज देखोगे जियो क्या नहीं निकाल दिया, जियो सिनेमा, जियो हॉटस्टार, और कुछ तो निकालिए दिया हुआ है। जियो शॉपिंग मॉल निकाल दिया, जियो टीवी निकाल दिया, जियो का मोबाइल निकाल दिया। अरे पहले क्या किया, जियो कंज्यूमर बनाया अपना, फ्री में जो बांटा था ना 6 महीना, वो क्या किया था उस समय, कंज्यूमर बनाया था अपना कि आओ पहले हमसे जुड़ो, जुड़ो तब हम लूटेंगे तू लोगों को लास्ट में, टेंशन का ले रहे हो। पहले आदत लगाया फ्री के नेट का और तेज नेट का, बाद में एक के हाली रिचार्ज बना, जियो के पैसा बढ़ावल है कि कुल बढ़ेला धीरे धीरे। देश में 3 गो है, देखो देश में हम लोगों का मोनोपोली चलता है सिम के मामले में। मोनोपोली क्या है? अच्छा आप लोग कितने सिम का नाम जानते हो? अभी 2-3 गो का नाम जानता होगा, कल एगो एयरटेल जानते हो, एगो वोडाफोन आइडिया जानते हो, एगो वो भी आई है, एगो जियो जानते हो, एक अलावा चौथा है ये नहीं है, BSNL है। इतने लोग बैठे हैं घर में, इतना लोग, कौ के घर में BSNL है? एगो के घर में नहीं होगा, है चलता है ठीक ठाक गांव में। चलो एगो के घर में बताओ, इतने लोगों में से एगो में है। जियो का लगभग आधा होंगे, लगभग आधा होंगे, और घरे मोबाइल होगा वो पक्का जियो ही होगा, इनकमिंग फ्री है ना। हाँ स्वयं सहायता समूह क्या है? चुप रहो। स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य होते हैं, चुप रहो, जो नियमित रूप से मिलते हैं, बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 20-25 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक हो सकती है। देखो हम ऐसे समझा देते हैं इसको। स्वयं सहायता समूह में 15-20 को लोग मिल गया, सब कोई अपना घरे से थोड़ा थोड़ा बचत किया, बचत करके वो पैसा समूह में लेके जमा किया गया। समूह में पैसा जमा करने के बाद 15-20 लोग मान लो कि 100-100 200 जमा करके कुछ एक साख का निर्माण करता है। साख मतलब क्या हो? विश्वास। अब सब लोग जमा करने के बाद क्या होता है, देखो समूह में दिक्कत कब आता है, जब कोई खतरनाक आदमी कर्ज ले लिया। खतरनाक आदमी मतलब समूह में से कर्ज कोई लेता है, जैसे हम गए कर्ज ले लिए, कि समूह में गए, हम बोले कि देखिए हमको कर्ज दे दीजिए, तो समूह में क्या एक आदमी का पैसा नहीं रहता है, सबका पैसा है। अब मान लो कि हम 10,000 रुपये ले लिए, तो 10 आदमी का पैसा था, 1,000 सबका था। हम क्या किए कि 3% उसको सूद दिए, तो हम दे दिए तो ठीक। अब मान लो कोई बाहुबली आदमी ले लिया, ले तो लिया, मांगने जाओ, डंडा लेके खड़ा है दुआरे पे, आओ ले पैसा हमरा से तू। अब वो ज्यादा समूह टूटेगा कि नहीं टूटेगा वो? तो वहां पे समूह में क्या होता है, ऐसे ही कुछ एक ग्रुप बनता है। सबसे पहले भरोसा निर्माण किया जाता है, भरोसा निर्माण करके फिर वहां पे ले जाया जाता है, अगल बगल के जो मुखिया होते हैं उनसे साइन ऑन करा के अब बैंक से कर्ज लिया जाता है। बैंक में रूल है कि आपको स्वयं सहायता समूह में पैसा देना है। अब स्वयं सहायता समूह में जब पैसा दे दिए, बैंक दे दिया, तो उस बैंक का पैसा आया, मान लो कि 5 लाख रुपया दे दिया देख करके कि चलो ये लोग बड़ी बढ़िया है, 5 लाख दे दिया जाए 15 लोगों के बीच में। अब 5 लाख में से मान लो कोई जमीन कोई गिरवी रखा है अपना, तो जमीन ओकरा में से 1 लाख लेके छोड़वा लिया। अब मान लो कि उसमें से एगो, उसी में क्या एगो आदमी पैसा ले गया। बात समझना कैसे हुआ। 15 आदमी मिलके पैसा निकाला, साख निर्माण किया, साख निर्माण करके बैंक से पैसा ले लिया 5 लाख। 5 लाख रुपया मिल गया। अब उस समूह में कितना पैसा आ गया? 5 लाख। 5 लाख में मान लो कि ABCDEFG ये सब आदमी था। C आदमी का कर्जा लेने के लिए वो क्या किया है कि किसी के पास अपना जमीन रख दिया है, तो उसमें से बोला कि देखो भैया इसमें से, अब इसमें ये लोग 15 मिलकर तय किया कि जो भी पैसा लेगा, अब बैंक उसको सूद पे दिया है, मान लो कि साल भर का 1%, 1% हम सूद लेंगे तुमसे साल भर में। तो ये लोग बोला कि नहीं, हम लोग जो पैसा देंगे वो 2% ब्याज में महीना में देंगे।
2% ब्याज पे था। एक आदमी क्या किया कि 1 लाख रुपया ले लिया, 1 लाख रुपया लेके और उसको पैसा लेके अपना बैंक छोड़वा लिया जमीन अपना, तो अब ये 1 लाख का सूद देगा वो महीना में कितना, 2%, 2,000 रुपया हो गया ना। तो ये कमाने का एक साधन हो गया इसका कि अब ये पैसा इसी में बढ़ रहा है। तो ये छोड़वा लिया, अपना काम करने लगा, फिर धीरे धीरे पैसा वापस कर दिया। ऐसे एक समूह चलने लगता है। इससे क्या होता है कि जो जो थोड़ा मोड़ा, मान लो कि एकाएक किसी के पास उतना पैसा नहीं है तो उतना पैसा लेके अपना काम करके या फिर पैसा वापस कर दिया, उस तरह से एक समूह बनाया गया। इसी को कहा गया स्वयं सहायता समूह। पूरा अगर पाठ का सारांश देखा जाए तो जहां से हमें पैसा मिल सकता है उसी को वित्तीय संस्थाएं कहा जाता है। वित्तीय संस्थाएं दो प्रकार की, गैर संस्थागत, संस्थागत। एक होता है पूरा बैंक जो सिस्टम को कंट्रोल करता है, पूरे बैंक को सिस्टम को कंट्रोल करने वाला आरबीआई है। गैर संस्थागत में सेठ महाजन से पैसा मिल सकता है, और गैर संस्थागत में सहकारी समितियों से, पैक्स से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से, स्वयं सहायता समूह से, ये सबसे पैसा मिल सकता है। बैंक से पैसा लेने में थोड़ा सा लेन देन में लिखा पड़ी होता है। पैक्स वगैरह से बीज के लिए पैसा, किसान के लिए पैसा मिल जाता है। गैर महाजन साहूकार से पैसा लेना आसान है क्योंकि ये लोग तुरंत बिना लिखा पढ़ी के पैसा दे देता है और जल्दी मिल जाता है। तो ये सब है अपना वित्तीय संस्थाएं। चलिए निकालिए इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसमें। गैर संस्थागत वित्तीय प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? महाजन। इसमें संस्थागत वित्तीय संस्थान कौन है? व्यावसायिक बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है टोटल? 25। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। सहकारिय प्रांतीय सरकार द्वारा हस्तांतरित नीति कब बनी? 1919 में ना। अभी तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 और व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1975 में। ये सब जो है क्वेश्चन लघु रिक्त स्थानों की पूर्ति है, सबका आंसर दिया हुआ है, देख लीजिएगा।